हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश दर्जी और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज। ठीक है, सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन आए जिन्होंने हिस्ट्री को डिफाइन किया है, जैसे कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हु इज नोन एज द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड। तो वैसे सब डेटा हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमें आज का जो टॉपिक है, हमारा मेन गोल वो क्या है, वो है सोर्सेज पढ़ना। लाइक टाइटल हमारा क्या है, अगर आप पढ़ो टाइटल, तो टाइटल है सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अभी ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जनरली सबको पता होता है हिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, बट जनरली ये मान्यता रहती है कि हिस्ट्री में जो आगे किंग्स वगैरह आ गए, उन्होंने जो बैटल्स वगैरह की, उन्होंने जो फिर अपने राज्य का जो एक्सपांशन किया उसको पढ़ना होता है। ठीक है, तो बैटल्स वगैरह याद रखना होता है, ऐसा जनरली माना जाता है, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट थिंग ओनली। हमें हिस्ट्री के साथ उनकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो भी पढ़नी है। उनका कल्चर कैसा था, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनका सोसाइटी कैसी थी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो सब कुछ हमें पढ़ना होता है। ठीक है, सो हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट पहला तो है नहीं, जो आप लोग मोस्टली मानते हो। हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर उसको आप थोड़ा इंटरेस्ट लाके पढ़ोगे तो, क्योंकि आप पहले से ही सोच लेते हो कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको लगेगा ही, बट आप उसको ऐसा सोचो कि हमें कुछ नया जानने को मिलेगा, तो हिस्ट्री का अगर लेक्चर पढ़ोगे तो आपको फिर मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज रहेगी, उसमें आपको बहुत नई नई कुछ चीज जानने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री क्या होती है, देन सोर्सेज पढ़ेंगे, और जब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे तब हम वहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को याद रखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री को आप तभी पढ़ पाते हो इंटरेस्टिंग तरीके से जब आप उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री पता हो। ठीक है, अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या, जैसे कि सबसे पहले स्टोन एज आता है, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, देन वैदिक एज आता है, देन मॉडर्न एम्पायर आता है, देन गुप्ताज आते हैं। सो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हम सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट वो सेकंड लेक्चर में जाने से पहले ये लेक्चर में सोर्सेज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोर्सेज से आपको क्या पता चलेगा कि आज की जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री बनी हुई है वो कौन से बेसिस पे बनी है, हमारे पास और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन थी, तो सब इंफॉर्मेशन के बारे में हमें देखना है आज। तो इससे क्या पता चलेगा, आपको कुछ नाम जानने को मिलेंगे, वो नाम से आप फिर रिकॉल कर पाओगे कि ये डायनेस्टी उस टाइम में हमने देखा था। ठीक है, तो जस्ट आपको यहां से क्या मिलेगा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ओवरव्यू यहां पे आपको जानने को मिलेगा ये सोर्सेज वाले चैप्टर से। ठीक है, और दूसरी कंडीशन आगे बढ़ने से पहले कि आपके पास नोट और पेन ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप उसको मूवी की तरह देखने वाले हो। ठीक है, आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली आपके पास नोट और पेन रहनी चाहिए, और आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। सबसे पहले बात करें अगर हिस्ट्री की, तो व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। सो आगे जैसे बात की, लाइक स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक है, सो ये तो डेफिनेशन सही है। आगे जैसे बात की कि इतना ही नहीं, स्टडी ऑफ पास्ट मतलब बहुत सब कुछ हमें स्टडी करना है, जो किंग आ गए, उन्होंने कौन सा स्टेट बनाया, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था, वो सब डिटेल से देखना है। राइट, हिस्ट्री का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हिस्ट्री का हिंदी मीनिंग होता है इतिहास। ठीक है, सो अगर आप इतिहास को अलग करो तो क्या बोलोगे आप, इतिहास को अलग करके इति प्लस ह प्लस आस। राइट, तो इतिहास का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से हुआ होगा। ठीक है, सो ये इतिहास होता है, बेसिकली संस्कृत वर्ड है। ठीक है, ओके, अभी हिस्ट्री स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अभी कि वर्ल्ड का ऐसा पहला कौन सा हिस्टोरियन था कि जिसने हिस्ट्री के बेस पे कोई किताब लिखी थी। वो थोड़े स्टेटिस्टिकल डेटा हमें देखने हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये नाम, हेरोडोटस। हेरोडोट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज उसने पहली बार, ये एक ऐसा इंसान था जिसने पहली बार एक हिस्ट्री के बेस पे एक बुक लिखी थी। बेसिकली उसने ग्रीक पर्शियन वॉर्स और बैटल्स के रिलेटेड एक बुक्स लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्रीज। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, हेरोडोटस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड, जिसने एक बुक लिखी थी द हिस्ट्रीज। ओके, अभी ऐसा तो नहीं है कि उसने खुद अपने आप को बोला होगा कि मैं भाई फर्स्ट हिस्टोरियन हूं, तो किसी ने बोला होगा। बेसिकली हेरोडोटस तो ग्रीक था। सो याद रखना, एक रोमन फिलोसोफर था जिसका नाम था सिसेरो। सिसेरो ने इसको पहली बार बोला था फर्स्ट रियल हिस्टोरियन।
ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, राइट। नाउ अगर बात करें कि आज के जैसा कल्चर है, आज हम हिस्ट्री को अगर देखो ना आप हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री को हम जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इस तरीके से। फर्स्ट इज कॉल्ड एंशिएंट हिस्ट्री, देन सेकंड इज कॉल्ड मिडाइवल हिस्ट्री एंड थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। सो ये क्या है, यह हिस्ट्री का 3 पार्टेड डिवीजन है। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो किसी ने तो किया होगा पहली बार का, फिर ये स्टैंडर्ड बन गया हिस्ट्री को डिवाइड करने का। तो याद रखना है हिस्ट्री को ये 3 पार्ट में जिसने डिवाइड किया है उसका नाम है क्रिस्टोफर सेलेरियस, राइट। तो ये 2 चीज आपको याद रखनी है। देन अगेन एक और क्वेश्चन आता है, कभी कभी मैंने देखा ये क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जिसने कुछ 200-300 साल पहले एक हिस्ट्री बनाई थी नए तरीके से। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि इसके हम यहाँ पे अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री अलग पॉइंट ऑफ व्यू से रची जाती है। जैसे कि बहुत सारी जो पहली हिस्ट्री थी वो बैटल्स वगैरह में, इसलिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और बैटल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती थी। बट बाद में जो हिस्ट्री लिखी गई वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, वहां पे सोसाइटी, नॉन पॉलिटिकल थिंग्स को साथ में लिखे चली गई। तो सबसे पहली बार ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री किसने लिखी थी? सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है लियोपोल्ड वैन रैंके, ठीक है। सो ये आपको बेसिक इतना डेटा पता होना चाहिए हिस्ट्री के रिजल्ट। व्हाट इज हिस्ट्री, हेरोडोटस कौन है, सिसेरो कौन है, क्रिस्टोफर सेलेरियस कौन है और लियोपोल्ड वैन रैंके कौन है, ठीक है। नाउ आगे बढ़े तो बात करनी है सिस्टम ऑफ डेटिंग की। नाउ व्हाट इज सिस्टम ऑफ डेटिंग, जैसे कि आज बोलूं तो हम 21st सेंचुरी में है, तो कौन सा ईयर चल रहा है, 2020 चल रहा है। और 2020 क्या, बट आप अगर देखो ना तो 2020 एडी लिखा जाता है। नाउ व्हाट इज एडी, तो वही है हमारा सिस्टम ऑफ डेटिंग। सो सिस्टम ऑफ डेटिंग को जानने से पहले आपको एक स्कूल में जो हम पढ़ते हैं उसमें जाते हैं थोड़ा, आपने ये नंबर एक्सिस पढ़ी होती है, ये इस तरीके की, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये सब हमने स्कूल में पढ़ा होता है। इसको कोरिलेट करना है हमें सिस्टम ऑफ डेटिंग के साथ। आपको याद रखना है जैसे कि हम 2020 में है तो कभी ना कभी 0 तो आया ही होगा, राइट। सो 0 मतलब क्या याद रखना है, 0 मतलब आपको याद रखना है जीसस क्राइस्ट का बोर्न, ठीक है। सो जीसस क्राइस्ट के बोर्न होने के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा उसको हम बोलेंगे एडी, दैट इज कॉल्ड एन्नो डोमिनी। नाउ एन्नो डोमिनी का फुल फॉर्म क्या, एन्नो डोमिनी का मीनिंग क्या होता है? एन्नो डोमिनी का मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है। सो जीसस क्राइस्ट के बोर्न होने के बाद का टाइम पीरियड उसको हम एडी के नाम से जाने थे। जैसे कि 200 एडी हो गया, 1000 एडी हो गया, आज की बात करें 2020 एडी हो गया। इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ, तो 1947 एडी में हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके पहले का जो टाइम पीरियड रहेगा, उसके पहले के टाइम पीरियड को हम बीसी के नाम से जानेंगे, जिसको बोलेंगे हम बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बोर्न होने से पहले का टाइम पीरियड, उसको हम बीसी बोलेंगे। तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाती है, स्टोन एज आ जाता है, ठीक है। सो वो सब चीजें बिफोर क्राइस्ट बीसी बोलेंगे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट पहले तो इंसान नहीं थे, उससे पहले भी तो इंसान होते थे ना। सो उससे पहले भी कुछ साल बीत चुके थे, तो उसको हम बीसी के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो आप कोई भी अगर लिटरेचर देखो ना तो क्या बोला जाता है कि रामायण कब हुआ था, आज से 5000 साल पहले हुआ था। बट आज तो 2020 चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली आप क्यों होता 5000 साल मतलब -3000 होगा ना, मतलब 3000 बीसी होगा, राइट। सो आज से 5000 साल पहले का मतलब क्या होता है, 3000 बीसी, ओके। तो ये बेसिक सिस्टम ऑफ डेटिंग पता होनी चाहिए। कहीं कहीं जब दूसरे नाम भी लिखे जाते हैं, जैसे कि बीसी जगह पे कहीं कहीं पे लिखा जाता है BCE, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। कहीं कहीं पे एडी की जगह पे लिखा जाता है CE, दैट इज नन देन कॉमन एरा, ठीक है।
सो सिस्टम ऑफ डेटिंग के लिए इतना हमारे पास डेटा होना चाहिए, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं, आज के मेन टॉपिक्स पे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सोर्सेस। सो सोर्सेस पढ़ना क्यों जरूरी है? आगे जैसे बात की कि हम जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से ली गई है, ठीक है, वो हमारे पास बेस रेफरेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सोर्सेस का क्लासीफाई करता हूँ। सोर्सेस को जनरली हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा लिटरेरी सोर्सेस एंड अनदर इज नॉन लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। नाउ लिटरेरी सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया। तो बेसिस ऑफ रिलीजियन लिटरेरी सोर्सेज को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपके रिलीजियन टेक्स्ट, दूसरे होते हैं सेक्युलर टेक्स्ट। सेक्युलर टेक्स्ट मतलब जिनका मेन थीम रिलीजन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भी देखो ना तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आप देखो तो एंशिएंट इंडिया से ही बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स वगैरह इंडिया में आ चुके थे। तो अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है। सो ये बेसिक हम इनको लिटरेरी सोर्सेज में गिनेंगे। नाउ व्हाट आर नॉन लिटरेरी सोर्सेज? सो नॉन लिटरेरी सोर्सेज मतलब बेसिकली हम उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हमारे पास बहुत सारे रिमेन्स आ सकते हैं, फिर कॉइन्स आ सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस आ सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजों को हम नॉन लिटरेरी सोर्सेज में कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो अब हमें डिटेल से पढ़ना है ये सब सोर्सेज को, ठीक है। सो सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन होना चाहिए आपका सोर्सेज के लिए। सबसे पहले बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज का, और लिटरेरी सोर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीजियस लिटरेचर्स। अब रिलीजियस लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि जिनका मेन थीम रिलीजियन है, ठीक है, ऐसी किताबें जिनका मेन थीम धर्म है। सो इंडिया के मोस्टली जो टेक्स्ट है वैसे भी वो रिलीजियस थीम पे रचे गए हैं, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेदास। वेदास का क्रिएशन कब किया गया था? तो 1500 टू 500 BC। देखो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे C डॉट लिखा हुआ है ईयर के आगे, जैसे कि मैं बोलूँ C.1500, याद रखना है C.1500 का मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 1500। C को हम बोलते हैं जनरली सिरका, ओके। तो जहां जहां पे आपको याद रखना है, जहां जहां पे आपको ईयर के आगे C दिखे उसका मतलब होता है सिरका, दैट इज अप्रोक्सीमेट। क्योंकि हिस्ट्री में हम जो भी हिस्ट्री बनाते हैं उसका एग्जैक्ट ईयर पता नहीं होता है, ठीक है। और स्पेसिफिकली जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो हमें ईयर मिलता है वो अप्रोक्सीमेशन होता है, वो कंफर्म नहीं बोला जाता है उसको, इसलिए उसके आगे C लिखा जाता है। और जनरली हमारी हिस्ट्री C डॉट से ही स्टार्ट होती है, राइट। तो सब अप्रोक्सीमेशन ही होता है, तो कंफर्म कुछ नहीं है, इसलिए जनरली हम C नहीं लिखते हैं डेली रूटीन में अगर लिखते हैं तो, ठीक है। सो याद रखना है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस लिटरेचर है वेदास, जो 1500 टू 500 BC में रचे गए थे। कुल कितने वेदास हैं? 4 वेदास हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। और कौन से? तो 3 है, तो सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। दे ऑल कंटेन्स प्रेयर्स, रिचुअल्स, मैजिकल एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज, ठीक है। ये वेदास के बारे में हमें डिटेल से आगे पढ़ना है, अभी जस्ट हम सोर्सेस है इसीलिए उसका ओवरव्यू देख रहे हैं। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वैदिक एज में तब हम उसका डिटेल डिस्कशन करना है, ओके। तो ये हमारा हो गया सबसे पहला मेन रिलीजियस लिटरेचर वेदास। वेदास की अगर बात देखें तो एक इंपॉर्टेंट आते हैं सोर्सेस, वो है उपनिषदास। वो क्या है? दोज आर द फिलोसॉफिकल डिस्कशन ऑन आत्मा एंड परमात्मा, ठीक है। जनरली जो ये जो उपनिषदास है वो वेदास के अगेंस्ट में आते हैं। वेदास में जो रिचुअल वगैरह करने होते हैं उसके अगेंस्ट में ये उपनिषदास आए थे, और वेद के एंड पार्ट में आए थे, इसीलिए वेदांत बोलते हैं इसको। अगर आप देखो तो उपनिषद 108 से भी ज्यादा है। उसके अगर बात करें तो 2 एपिक्स है हमारे पास, एक है रामायण और एक महाभारत, ठीक है। पता है हमें रामायण महाभारत किसने बनाई है? तो रामायण के रचयिता कौन है? तो वो है महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत के कृष्णदेवपायन व्यास, जिसको हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिखा है वो 400 AD में कंपाइल हुए हैं। फाइनल कंपाइलेशन उनका 400 AD 5th सेंचुरी के बिगिनिंग में हुआ है। उस टाइम पे इंडिया में गुप्ता एम्पायर था, ओके। थोड़ा डिटेल में देखें रामायण महाभारत के। सो महाभारत में आपको पता नहीं होगा, एक्चुअली महाभारत के 3 वर्जन है, ठीक है। जब ये बनाया गया था स्टार्टिंग में तब उसका शॉर्टेस्ट एक वर्जन था। उसका जो शॉर्टेस्ट वर्जन है वो 1800 वर्सेस का है, और उसको जय गीता बोला जाता है, मतलब विक्ट्री सॉन्ग्स, ठीक है। सो याद रखना है महाभारत का आपका फर्स्ट वर्जन जो है वो है
जय गीता। नाउ उसको फिर एक्सपांड कर दिया गया, उसमें 24,000 वर्सेस इंक्लूड किए गए टोटल, और उसको बोल दिया गया भारत। ठीक है, सो 24,000 वर्सेस इट केम टू बी नोन एज भारत, क्योंकि उसमें फिर जो आर्यव्रत भारत था उसके जो राजा वगैरह आ गए थे उनकी हिस्ट्रीज थी, और जो राजा वगैरह आए थे वो भरत क्लेम के थे। ठीक है, उनके जो मेन राजा थे वो भरत थे। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, उसमें जो शांतनु राजा होते हैं, देन भीष्म पितामह है, उसके बाद पांडु है, धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, वो सब भरत क्लेम के हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनके नाम से फिर ये हमारे देश का भी नाम पड़ा एक्चुअली भारत। ठीक है, सो एक याद रखना है, सेकेंड वर्जन महाभारत का। और जो थर्ड वर्जन जिसको हम महाभारत बोलते हैं उसमें 1 लाख वर्सेस है। ठीक है, तो ये आपको 3 याम याद रखना है, जय गीता, भारता एंड महाभारत। सो जय गीता में कितने वर्सेस है? 8,800 वर्सेस, भारत में 24,000 वर्सेस एंड महाभारत में 1 लाख वर्सेस। ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। रामायण की बात करें तो रामायण में जो ओरिजिनली उसमें 6,000 वर्सेस कंपाइल थे, देन 12,000 वर्सेस वर, फाइनली 24,000 वर्सेस कंपाइल किया गया है। ओके ओके, तो ये वैदिक पीरियड के बाद पोस्ट वैदिक पीरियड आता है। जनरली जो ये पोस्ट वैदिक पीरियड में ही उपनिषद वगैरह और क्रिएशंस आए थे। सो इन द पोस्ट वैदिक पीरियड जो अराउंड 600 BC के टाइम का पीरियड है, वी हैव रिकॉर्डेड अ लार्ज नंबर ऑफ रिचुअल लिटरेचर ऑन मोरल वैल्यूज, जिसको हम सूत्रस बोलेंगे। ठीक है, सो रिचुअल लिटरेचर्स क्या, जिसमें ये जो हम यज्ञ वगैरह करते हैं उसकी जो विधि विधान होते हैं उसको हम रिचुअल लिटरेचर बोलेंगे, जिसको हम जानते हैं सूत्रस के नाम से। अभी याद रखना है, ऐसे 2 सूत्रस है, एक है आपका स्रोत सूत्रस और दूसरा है गृह सूत्रस। तो स्रोत सूत्र क्या है कि जो रूलर्स वगैरह होते हैं वो एक ग्रांड पब्लिक सेक्रीफाइस करते हैं, एक बलि देते थे, एक बहुत बड़ी सेरेमनी जैसा होता था, बहुत बड़ा यज्ञ वगैरह होता था। एग्जाम्पल क्या है, वो सब एग्जाम्पल हम वैदिक एज में आएगा तब बात करेंगे। तो याद रखना है, उसको जो ग्रांड पब्लिक सेक्रीफाइस किए जाते थे बाय रूलर्स उसको स्रोत सूत्र बोलेंगे। और जो डोमेस्टिक रिचुअल्स होते थे, ठीक है, कनेक्टेड विद बर्थ, नेमिंग, सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी, मैरिज, फ्यूनरल्स, उससे साथ जो जुड़े हुए रिचुअल लिटरेचर है उसको हम गृह सूत्र बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना है हमारे पास 2 सूत्रस है, एक है स्रोत सूत्र और दूसरा है गृह सूत्र। ठीक है, और उनका कंपाइलेशन कब हुआ है? तो 600 to 300 BC के आसपास हुआ है। राइट, उसके बाद बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम टॉपिक एक पढ़ना है भक्ति मूवमेंट कि जिसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म आए थे। ठीक है, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म से जुड़े भी बहुत सारे लिटरेचर हमारे पास है, तो उसके थोड़े एग्जांपल देखें। तो सबसे पहले इसमें एग्जांपल आता है हमारा बौद्धिस्ट लिटरेचर, द फेमस बौद्धिस्ट लिटरेचर, उसका नाम है त्रिपिटक। और वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? तो पाली लैंग्वेज में उस टाइम की। ठीक है, त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? 3 बास्केट। तो इस तरीके से 3 बास्केट थे और 3 बास्केट में अलग अलग तरीके से और कुछ विचारधाराएं रखी गई थी। ठीक है, उन विचारधारा को कंबाइंडली बोला गया त्रिपिटक। एक है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक एग्जैक्टली क्या है वो डेफिनेटली जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तब उसको डिटेल डिस्कशन करना है। ठीक है, उसके अलावा बौद्धिस्ट लिटरेचर में एक नॉन रिलीजियस टेक्स्ट भी अवेलेबल है, बहुत फेमस है, बहुत लोगों ने उसके बारे में सुना भी होता है, जिसका नाम है जातकास, जातक कथाएं। अभी जातक कथाएं क्या होती है कि जब गौतम बुद्ध का बोर्न हुआ उससे पहले वो 550 बार जन्म ले चुके थे, तो उनका हर एक जन्म, उनका हर एक बर्थ उनका एक जातक हो गया। ठीक है, सो जातकास क्या है? दे कंटेन द स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा एंड इट वाज बिलीव्ड दैट before he was actually born as Gautam, he passed through over 550 births. So each birth story is called Jatakas, and this story throw invaluable light on the social and economic conditions of the period between the 5th and 2nd century BC. Right? याद रखना है 5th और 2nd century BC की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जातकास आए थे। राइट, और ये टाइम पे आप देखो ना, ये टाइम पे मगध डायनेस्टी हुआ करती थी, मौर्य साम्राज्य उसमें आया था। ठीक है, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट कुछ बौद्धिस्ट लिटरेचर, इसके अलावा भी है बट डिटेल हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। राइट, जैनिश टेक्स्ट अगर देखें तो जैनिश टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड दे वर इवेंचुअली कंपाइल्ड विद 6th century AD एट वल्लभी इन गुजरात। वल्लभी आया है गुजरात में, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो मेन जो जैनिश टेक्स्ट है उनको बोला जाता है अंगास एंड उपांगास। तो याद रखना है
बुद्धिज्म में जो टेक्स्ट है उनको त्रिपिटक बोलते हैं, जैनिज्म में जो टेक्स्ट है उनको अंगास बोलते हैं, एंड दे कंटेन द फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द जैनिज्म। सो ये हो गए हमारे सब रिलीजियस लिटरेचर, जब इसमें हमने देखे वेदास, उपनिषदास, कुछ इंपॉर्टेंट पुराणास भी आता है, वो बाकी है, वो लेक्चर्स में पढ़ेंगे आगे। फिर हमने कुछ बौद्धिज्म और जैनिज्म से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस लिटरेचर देखे, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं सेक्युलर लिटरेचर्स। नाउ सेक्युलर लिटरेचर क्या होते हैं कि जिनका मेन थीम रिलीजन नहीं है। सो दिस कैटेगरी ऑफ लिटरेचर डज नॉट हैव रिलीजन एज इट्स थीम। सो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिटरेचर आते हैं? सो उसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर आते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है? तो वो एक लॉ बुक है कि जिसके बेसिस पे फिर हिंदू कोड ऑफ लॉ बनाया जाएगा, ठीक है। सो धर्मशास्त्र प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, दे सेट आउट पनिशमेंट फॉर पर्सन्स गिल्टी ऑफ थेफ्ट, मर्डर एंड एडल्ट्री एटसेट्रा। तो जो भी गुनाह वगैरह के लिए कौन सी उनको दंड या फिर सजा दी जाए वो सब मेंशन किया जाता है धर्मशास्त्र में। और ऐसी जो सबसे फेमस जो धर्मशास्त्र है जिनको हम यूज करते हैं एक्चुअली इनडायरेक्टली, वो है मनुस्मृति, ठीक है, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट बुक ट्रांसलेटेड बाय द ब्रिटिश एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ हिंदू कोड ऑफ लॉ। ओके, तो ये आपको याद रखना है, मनुस्मृति धर्मशास्त्र जो है, क्योंकि उनके बेसिस पे ही कुछ हमारे पास रूल्स रेगुलेशन बने हैं, हिंदू कोड ऑफ लॉ बने हैं। ओके, उसके अलावा कोई सेक्युलर लिटरेचर की बात करें तो उसमें आता है फिर ये अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य कौन है? तो कौटिल्य मतलब चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, मोस्टली सबको पता होता है। तो उनकी ये अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या डिफाइन करता है? अर्थशास्त्र डिफाइन करता है उस टाइम की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो मॉडर्न पीरियड थी। सो इट प्रोवाइड्स रिच मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ द मॉडर्न पीरियड। तो जनरली तो ये जो अर्थशास्त्र है वो मौर्य पीरियड की इकोनॉमी और पॉलिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट सेक्युलर लिटरेचर देखें तो उसमें आता है वर्क्स ऑन ग्रामर। सबसे पहली बार ग्रामर में काम किसने किया था? उस टाइम पे संस्कृत लैंग्वेज यूज की जाती थी, तो संस्कृत लैंग्वेज पे ग्रामर की बुक किसने लिखी थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है और सबको मोस्टली पता भी होता है, ठीक है। वो कौन थे? फर्स्ट ग्रामरियन ऑफ द इंडिया, तो वो है पाणिनि। उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? अष्टाध्यायी। सो अष्टाध्यायी इज द ग्रामर बुक ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, और किसने बनाई थी? पाणिनि ने बनाई थी अराउंड 700 BC में, ठीक है। ओके, नाउ आगे देखें, जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे कल्चर थोड़ा चेंज होने लगा। उसके बाद जो लिटरेचर्स बने गए वो सिर्फ ड्रामास के रिलेटेड भी लिटरेचर्स बने लगे थे, ठीक है। तो ड्रामास की अगर बात करें बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में, तो उसमें सबसे एक फेमस नाम आता है द ग्रेट पोएट कालिदास, जो गुप्ता टाइम पीरियड के टाइम पे आए थे, और उन्होंने बहुत सारी पोएम्स वगैरह और ड्रामास लिखे थे। मोस्टली हम बात करें तो 4 पोएम्स एंड 3 ड्रामास लिखे थे। ओके, तो 3 ड्रामा कौन कौन थे? तो वो थे अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार एंड मेघदूतम। तो ये 3 ड्रामा के बारे में आपको याद रखना है। Besides being great creative compositions, they provide us with glimpses of the social and cultural life of the Guptas, ठीक है। तो ये ड्रामास बहुत इंटरेस्टिंग है। म्यूजिकली ये तीनों दिन लव स्टोरी पे लिखे गए हैं, और साथ में उस टाइम की जो सोसाइटी और उनका कल्चर कैसा था वो गुप्ता टाइम पीरियड का सब यहाँ पे डिफाइन करता है, ठीक है। ओके, नाउ जैसे जैसे और टाइम बीतता जाता है तो एंशिएंट हिस्ट्री के एंड टाइम पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की बुक आती है, ठीक है। बेसिकली मिडिवल हिस्ट्री के स्टार्टिंग में भी बोल सकते हैं उसको, वो है कश्मीर की हिस्ट्री, ठीक है। सो कश्मीर की हिस्ट्री पे रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम है राजतरंगिणी, रिटन बाय कवि कलहन, जिन्होंने 12th सेंचुरी पे लिखी थी, ठीक है। सो ये याद रखना है, कश्मीर के हिस्ट्री पे सबसे इंपॉर्टेंट बुक है राजतरंगिणी, विच वॉज रिटन बाय पोएट कलहन। और ऐसा माना जाता है ये कलहन ने जो किताब लिखी है वही हमारी हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट रेफरेंस माना जाता है, इसीलिए कलहन को फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें और सेक्युलर लिटरेचर्स, तो उसमें बायोग्राफीज फेमस है, ठीक है। अपने जो किंग वगैरह है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं, या फिर चारित्र्य इनको बोलेंगे। सो बायोग्राफीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉन रिलीजियस टेक्स्ट फॉर राइटिंग हिस्ट्री। सो किनके द्वारा लिखे जाते थे? जो भी राजा वगैरह थे उनके कोर्ट पोएट्स के द्वारा ये लिखे जाते थे। As there is a tendency among them to exaggerate the achievements of the patrons, they have to be studied with caution. ऐसा एक इंपोर्ट अगर टेक्स्ट देखें तो उसमें आता है ये हर्षचरित, which was written by बाणभट्ट in the praise of हर्षवर्धन।
देखेंगे हम हर्षवर्धन एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे लास्ट रूलर है, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है और बहुत कुछ उसने किया था, ठीक है। 606 साल में ये आया था और पूरा एक साम्राज्य बना दिया गया था और ये सम्राट बना था बाद में। तो ये हर्षवर्धन की बायोग्राफी हर्षचरित किसने लिखी है? पोएट बाणभट्ट, जो उनके कोर्ट बॉय थे, उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो अभी तक जो हमने लिटरेचर्स वगैरह देखे वो मोस्टली सीमित थे नॉर्थ इंडिया के लिए। साउथ इंडिया का कल्चर पूरा अलग था, तो साउथ इंडिया के लिए हमने कुछ और अलग इंपॉर्टेंट लिटरेचर जानने को मिलते हैं। तो द अर्लीस्ट साउथ इंडियन लिटरेचर इज कॉल्ड संगम लिटरेचर, ठीक है। नाउ संगम मतलब क्या होता है कि संगम का अगर मीनिंग देखो तो असेंबली होती है। तो किनकी असेंबली? कवियों की असेंबली, पोएट्स वगैरह जो थे उनकी असेंबली। फिर इन्होंने मिल के फिर ये कुछ लिटरेचर्स तैयार किए थे, इसीलिए साउथ इंडिया की हिस्ट्री को हम संगम एज के नाम से भी जानते हैं और उनके जो लिटरेचर है उनको संगम लिटरेचर बोलते हैं, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे? तमिल लैंग्वेज में लिखे गए थे, ठीक है। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय पोएट्स हु जॉइंड टुगेदर इन असेंबलीज patronized by the chiefs and kings during the first 4 centuries of the Christian era. ये लिटरेचर में क्या क्या कंसिस्ट है? तो शॉर्ट एंड लॉन्ग पोएम्स इन प्रेज ऑफ वेरियस हीरोज रिटन प्रोबेबली टू रिसाइटेड इन दी कोर्ट्स। कोर्ट में गा सके उस तरीके से उन्होंने पोएम्स लिखी है। अपने जो योद्धा वगैरह है जो शहीद होते थे, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे पोएम्स वगैरह उन्होंने लिखी है। तो याद रखना है उनकी 2 एपिक्स है, एक है सिलप्पादिकारम एंड दूसरी है मणिमेखलाई। और ये जो संगम लिटरेचर है हमें साउथ इंडियन हिस्ट्री के जानने के लिए सबसे मेजर सोर्स माना था। उनका सोसाइटी कैसी थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनकी पॉलिटी कैसी थी, 300 से 300 AD, ठीक है। तो ये 600 साल के टाइम पीरियड को जानने के लिए सेक्युलर लिटरेचर, संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये सब हो गए हमारे यहाँ पे सेक्युलर लिटरेचर। तो अभी तक हमने सिर्फ खत्म किया लिटरेरी सोर्सेज, जिसमें हमने रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर देखे, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में। ओके, नाउ इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? मतलब कोई भी हार्ड सरफेस पे आप कुछ एंग्रेव करो तो वो बन जाएगा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। सो इंस्क्रिप्शंस आर परमानेंट राइटिंग्स एंग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस। कौन कौन से हार्ड सरफेस हो सकते हैं? स्टोन हो सकता है, मेटल हो सकता है, टेराकोटा हो सकता है, ठीक है। सो इंस्क्रिप्शन पे जो भी कुछ लिखा जाता है उसकी स्टडी को हम जानते हैं एपिग्राफी के नाम से। सो द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, ठीक है। सो एक आपको वर्ड याद रखना है, एपिग्राफी क्या है। जो स्टार्टिंग में जो इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखे जाते थे वो स्टोन पे लिखे जाते थे, इसलिए उनको हम स्टोन इंस्क्रिप्शन बोल सकते हो, रॉक इंस्क्रिप्शन बोल सकते हो, ठीक है। दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज एंड द आइडियाज ऑफ दोज हु गॉट देम इंस्क्राइब्ड। तो राजा वगैरह थे वो अपनी अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज वगैरह वहां पे एंग्रेव करवाते थे। सो वी गेट इंस्क्रिप्शंस व्हिच ग्लोरीफाई द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द किंग्स और मेंशन डोनेशंस मेड बाय मैन एंड वुमेन फॉर रिलीजियस पर्पसेस। Those inscriptions which are composed by poets in praise of the kings and patrons are known as प्रशस्तिस। ओके, सो ये प्रशस्तिस के बारे में आपको याद रखना है। प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति एक इंस्क्रिप्शन नहीं है, बट एग्जैक्टली उनको प्रशस्ति क्यों बोला गया है? क्योंकि प्रशस्ति बेसिकली वर्ड है प्रशंसा से। तो किनकी प्रशंसा? यहाँ पे जो कोर्ट पोएट होते हैं वो अपने राजा की प्रशंसा करते हैं, तो वो जो भी फिर इंस्क्रिप्शन बनाते हैं उसको हम जानते हैं प्रशस्ति के नाम से, ठीक है। कुछ इंस्क्रिप्शन में डेट भी लिखी जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन से टाइम पीरियड का है, ठीक है। अदर्स आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी। नाउ पैलियोग्राफी से भी हम जान सकते हैं कि वो कब आया था। नाउ पैलियोग्राफी क्या होती है? पैलियोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग को स्टडी करना है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, क्या लिखा गया है, टेक्सचुअल कंसेप्ट, वो सब नहीं देखना है। उसके जो हैंड राइटिंग उसकी फॉर्म्स क्या थी, उसकी स्टाइल थी, वो सब पहचानना है, उसको हम बोलते हैं पैलियोग्राफी, ठीक है। सो जहाँ पे डेट नहीं लिखी जाती है वहां पे ये पैलियोग्राफी के द्वारा फिर हिस्ट्री बनाई जाती है। सो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत, अ नेम फॉर अ लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। तो स्टार्टिंग में जो भी इंस्क्रिप्शन वगैरह थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे और बाद में फिर तमिल और संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखे गए। तो कुछ हमें एग्जाम्पल देखने हैं इंस्क्रिप्शंस के। अभी इंस्क्रिप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और जिसने फर्स्ट टाइम ये यूज किया था इंस्क्रिप्शंस, वो थे सम्राट अशोक। सो मौर्य किंग अशोक वाज द फर्स्ट पर्सन टू इशू दिस इंस्क्रिप्शन। मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन आर इन प्राकृत लैंग्वेज रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। नाउ क्या होता है कि लैंग्वेज होती है और एक स्क्रिप्ट होती है।
हम अगर एग्जाम्पल बोलूँ कि हिंदी है, हिंदी को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हिंदी में, या फिर मैं संस्कृत बोलूँ तो संस्कृत भी ऐसे ही लिखता है, राइट। तो संस्कृत इज अ लैंग्वेज, हिंदी इज अ लैंग्वेज, और उन दोनों की स्क्रिप्ट कॉमन है। कौन सी स्क्रिप्ट है, तो वो है देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब कैसा, जिन पे हम ये ऊपर लाइन करते हैं, राइट। सो ये जो लैंग्वेजेस थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी, बट स्क्रिप्ट अलग अलग थी। फिर इसमें उसमें अशोक ने जो इंडिया में बनाई थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थी, बट कुछ नॉर्थ वेस्ट में जो इंस्क्रिप्शन जानने को मिलते हैं वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी जानने को मिलते हैं, ठीक है। साथ में अरेबिक और ग्रीक स्क्रिप्ट भी फेमस थी, जो बेसिकली अफगानिस्तान में पाई जाती थी, क्योंकि अफगानिस्तान में जो कल्चर था वो थोड़ा ग्रीक से मिलता जुलता आता था, ठीक है। सो याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन कि अशोक के इंस्क्रिप्शन कौन कौन सी स्क्रिप्ट में अवेलेबल है। तो कौन कौन सी स्क्रिप्ट में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट, देन अरामिक स्क्रिप्ट, एंड देन ग्रीक स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये कुछ स्क्रिप्ट हमें याद रखनी है जो अशोका ने यूज किए थे इंस्क्रिप्शंस में, ओके। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अगेन, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सब फर्स्ट डिसाइफर किसने किया था। वही अगर आप देखोगे ना कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैसी दिखती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो उसको डिसाइफर करना पड़ता है, उसको डिकोड करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन था जिसने ये डिसाइफर किया था, वो थे जेम्स प्रिंसेप, जो उस टाइम पे एक सिविल सर्वेंट हुआ करते थे ब्रिटिश रूल में। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऐसे ही जैसे लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं वैसे ही लिखी जाती थी, बट जो खरोष्टी स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, जैसे कि उर्दू, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस हेल्प अस ग्रेटली इन अंडरस्टैंडिंग हिज रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे ना तब ये सबको हम डिटेल से पढ़ना है, उनके इंस्क्रिप्शंस को, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी BC द किंग्स स्टार्टेड ग्रांटिंग लैंड एंड रिलीजियस पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट सेंचुरी BC के बाद जो राजा वगैरह है उन्होंने जो रिलीजियस सेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे लैंड ग्रांट करना उन्होंने स्टार्ट किया था, ओके। सो ऐसे कौन से थे कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया था, तो याद रखना इंडिया में एक रूलर आए थे, उनको सतवाहन किंग्स के नाम से हम जानते हैं। सो द सतवाहन किंग्स ऑफ द डेक्कन वर द फर्स्ट वन टू डू सो। This inscription record the concession granted to the receiver of the grant, and such an inscription helps us to finding out the religious and economic activities of the period, ठीक है। So कितना ग्रांट दिया था, कितना कंसेशन दिया था, कितनी लैंड दी थी, ठीक है, तो वो सब हमें यहाँ पे डेटा पता चलता है। Some of these inscriptions are written on the stone, but most on copper plates। तो याद रखना है जो भी जहाँ पे कंसेशन और लैंड ग्रांट की जाती थी उसके रिलेटेड जो भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे वो स्टोन से ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं कॉपर प्लेट पे। तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पे यहाँ पे याद रखना है आपको। कॉपर प्लेट चार्टर्स वर प्रोबेबली गिवन एज अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड एंड वर ग्रांटेड कंसेशन, ठीक है। यहाँ पे कॉपर प्लेट चार्टर दिए जाते हैं, एक उनके पास एविडेंस होता था कि उनको ये लैंड ग्रांट दी गई है, ठीक है। तो ये आपको इंस्क्रिप्शन में ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पूरा इंस्क्रिप्शन के लिए। अब बात करते हैं कॉइन्स के रिलेटेड। तो कॉइन्स से किस तरीके से हमें हिस्ट्री पता चल सकती है। तो जिस तरीके से हमने इंस्क्रिप्शन में देखा कि द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, सेम वे कॉइन्स के लिए हम बात करेंगे, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं मुद्रा शास्त्र, ठीक है। तो न्यूमिस्मेटिक को मुद्रा शास्त्र बोला जाता है। कॉइन से कैसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आप ही सोचो, कॉइन्स में क्या लिखा जाता है, वैल्यू लिखी जाती है, पॉसिबल है कि वहाँ के जो रूलर्स होंगे उनकी इमेज भी डाल दी जा सकती है, या फिर उनका जो फ्लैग होगा वो भी डाला जा सकता है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें कॉइन से मिल सकती है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिल सकती है कि कॉइन्स कौन से मटेरियल का बना हुआ है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, लेड का है, कॉपर का है, आयरन का है, किससे बना हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या पता चलेगा कि उनका जो राज्य था, उनका जो किंगडम था वो कितना समृद्ध था, कितना प्रॉस्परस था। अगर सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा अगर यूज होते थे, मतलब उनका जो राज्य था, उनका जो किंगडम था बहुत प्रॉस्परस हुआ करता था। अगर वो कॉपर और आयरन वगैरह यूज करते रहे तो वो तो उनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी रही होगी, ठीक है। सो
एंशिएंट कॉइन्स से हमें क्या पता चलता है, इट नॉट ओनली इंक्लूड्स विजुअल एलिमेंट्स सच एज स्क्रिप्ट एंड इमेजेस ऑन द कॉइन्स बट ऑल्सो मेटलर्जिकल एनालिसिस, जो मैंने अभी आपको बोला वो। सो कौन कौन से मटेरियल्स में वो मिंट होते थे, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड, मोस्टली ये 4 मेटल थे जिसमें ये कॉइन्स को मिंट किया जाता था। The earliest coins found in India contain certain symbols and that were called punch mark coins, ठीक है। सो पंच मार्क कॉइन्स जो स्टार्टिंग में यूज होते थे, कब यूज होते थे, 6th सेंचुरी बीसी के बाद में, जो उसके आसपास के टाइम में जो यूज होते थे वो पंच मार्क कॉइन्स थे, और दे वर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। द फर्स्ट कॉइन्स टू बेयर द नेम्स एंड इमेज ऑफ द रूलर्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक्स। तो याद रखना है, इंडो ग्रीक्स, हम देखें कि इंडो ग्रीक कब आते थे, कहाँ पे वो रूल करते थे, बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट रूलर्स जिन्होंने अपने रूलर्स की इमेज वगैरह वहां पे एंग्रेव करवाई थी, ठीक है। कहां पे रहते थे इंडो ग्रीक, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहते थे, वो बाद में देखना ही है। एंड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द कुशानास, ठीक है। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो कुशान थे इंडिया में, बट एज ए अगर सब कॉन्टिनेंट के तौर पे देखें ना तो वो इंडो ग्रीक ही थे एक्चुअली, ओके। कुशानेस ने गोल्ड कॉइन्स का बहुत स्प्रेड किया था पूरे इंडिया में, राइट। तो याद रखना है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में जिन्होंने ये गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया वो थे इंडो ग्रीक, पर जिन्होंने इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया था वो थे कुशानास, और वे कुशानास ही थे कि जिन्होंने गोल्ड कॉइन को बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में सर्कुलेट किया था, ठीक है। The first gold coins were issued by Kushanas in the 1st century AD. Some of the most spectacular gold coins were issued by Gupta rulers. Their earliest issue are remarkable for the purity of the gold content. यहाँ पे ये याद रखना है गुप्ता रूलर्स के बारे में कि गुप्ता रूलर्स जो थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को बहुत अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए थे, बहुत अलग अलग वेराइटीज के उन्होंने एक गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए। तो हम जब गुप्ता के रूलर्स के बारे में देखेंगे ना तब उनके हम कॉइन्स के बारे में भी हमें डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, ओके। सो कॉइन्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक हिस्ट्री एज दे वर यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Some coins were issued by guilds or association of the merchants and craftsmen with the permission of the rulers. ओके तो कुछ कॉइन्स एसोसिएशन के द्वारा भी यहाँ पे इशू किए जाते थे, तो इससे पता चलता है कि क्राफ्ट और कॉमर्स का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता था राज्य पे। कॉइन्स आल्सो पोर्ट्रे किंग्स एंड गॉड्स एंड कंटेन रिलीजियस सिंबल्स ऑल टू विच थ्रो लाइट ऑन द आर्ट एंड रिलीजन ऑफ दैट टाइम, राइट। तो कॉइन से इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो ये जो कॉइन्स और इंस्टीट्यूशंस के जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम में तो आ भी सकते हैं, बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम के है कि आपको पूछा जा सकता है कि एंशिएंट हिस्ट्री को बनाने के लिए, क्रिएट करने में इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स का किस तरीके से योगदान है, राइट। तो वहां पे आपको ये सब आपको डिटेल काम आएगी, ठीक है। नाउ बात करता है नॉन लिटरेरी सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो, दैट इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मतलब जो मटेरियल रिमेन्स होते हैं पास्ट के, उनको जो स्टडी किया जाता है वो आर्कियोलॉजी से किया जाता है। सो आर्कियोलॉजी क्या होती है, इट्स अ साइंस दैट इनेबल्स अस टू सिस्टमैटिकली डिग द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ द ओल्ड माउंट्स एंड टू फॉर्म एन आइडिया ऑफ द मटेरियल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिमेन्स फाउंड देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एग्जीबिशंस वगैरह किया जाता है, माउंट्स का एग्जीबिशन किया जाता है, और एग्जीबिशन का जो भी मटेरियल वगैरह मिलते हैं उनका फिर साइंटिफिकली रिसर्च किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और उसके बाद उनका ईयर वगैरह निकाला जाता है, राइट। तो वैसी स्टडी को हम आर्कियोलॉजी बोलेंगे। आर्कियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की जो स्टार्टिंग की जो हिस्ट्री है ना, स्टोन एज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इनको हम बोलते हैं, तो वो जो पूरा कल्चर है, वो जो पूरा टाइम पीरियड है, वो हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेस पे ही रखा है। क्योंकि जो स्टोन एज था वहां पे तो वो लोग कोई स्क्रिप्ट या लैंग्वेज यूज नहीं करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन जो कल्चर था वहां पे वो लोग लैंग्वेज यूज तो करते थे, बट उनका जो स्क्रिप्ट थी वो स्क्रिप्ट आज तक हम उसको डिसाइफर नहीं कर चुके हैं, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अभी हम उनको अभी तक डिसाइफर नहीं पाए, उसको अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज की जो हिस्ट्री है वो बेसिकली हमारे लिए आर्कियोलॉजी से ही मिली हुई है, ओके। सो हिस्ट्री इज बेसिकली बेस्ड ऑन द रिटन मटेरियल। Although writing was known in India by 2500 BC in the Indus culture, its script has not so far been deciphered, ठीक है, जैसे अभी मैंने बात की। Though the Harappan knew how to write, but the historians have not been able to read it. Their culture is placed in the period called proto-history phase, ठीक है।
नेक्स्ट सेक्शन में हम जब बात करेंगे ना तो मैं हिस्ट्री को आपको और डिटेल से क्लासीफाई करूंगा। जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आप देखो ना तो वो सबसे पहले प्री हिस्टोरिक होता है पीरियड, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री आता है और उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करना ही है उसका। The first script to be deciphered was Brahmi, which was used in Ashokan inscription and belonged to the 3rd century BC. Okay, किसने उसको डिसाइफर किया था तो वो आगे हमने पढ़ चुके हैं, जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने 1837 में उसको डिसाइफर किया था। Excavations have brought to light the tools of early humans in India going as back as 7 lakh. So 7 लाख पहले जो टूल्स वगैरह यूज किए जाते थे उनकी इंफॉर्मेशन हमें एग्जीबिशन से मिलती है, ठीक है। The exhibited site belonging to the Harappan period show that layout of the settlements and the form of the houses in which people lived, the type of pottery, tools and implements they used and the kind of cereals they consumed. Okay, so जहाँ पे exhibited site, जहाँ पे exhibition किया गया है, बहुत सारे exhibited places है, ठीक है। 1500 से ज्यादा ऐसे exhibited places है इंडिया में हड़प्पन पीरियड से जुड़े हैं। तो वहां से हमें क्या क्या मिलता है, वहां के जो माउंट्स है वहां के उनको डिग करके हमें उनकी जो हाउसेस थे उनके कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। साथ में वो जो कौन से टूल्स यूज करते थे, पॉटरी कौन सी यूज करते थे, इंप्लीमेंट्स मतलब टूल्स वगैरह कौन से यूज करते थे, वो सब इन्फॉर्मेशन हमें एग्जीबिशन से ही पता चल सकते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में बात करें तो साउथ इंडिया में एक अलग कल्चर देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में कुछ लोगों को बैरी किया जाता विद देयर टूल्स, वेपन्स, पॉटरी एंड अदर बिलोंगिंग्स। ओके, सो इन साउथ इंडिया some people were buried along with tools, weapons, poetry and other belongings under big and heavy stones. These graves are known as megaliths. Okay, तो याद रखना है आपको कि साउथ इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास ये मेगालिथ्स है, ठीक है। तो इनको डिग करके हमें उनकी लाइफ कैसी थी वो पता चल सकती है। So by digging them we learn about the life of the people who lived in the Deccan and South India before 3rd century BC. The date of remains found in excavation are fixed by various methods. ओके, तो कौन सी मेथड यूज की जाती है एक्सकवेशन से? जो भी हमें यहाँ पे रिमेन्स मिलते हैं उनकी एज फाइंड करनी है तो बहुत सारी मेथड है, बट जो मोस्ट रिलायबल मेथड जो आज यूज की जाती है वो है रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस या फिर कार्बन 14 डेटिंग मेथड, ठीक है। अभी क्या बोला जाता है इसमें कि कार्बन 14 जो होता है वो हर एक लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होता है। तो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब डेड हो जाता है तब उसमें जो कार्बन 14 होता है वो उसमें से रिलीज होता रहता है। तो अभी कितना रिलीज हो चुका है और कितना बाकी है उसके बेसिस पे हम ये फिर एज निकालते हैं, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाना, इतना जानना इनफ है। अब हम बात करते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो है अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है। इंडिया में अगर आप देखो तो बहुत लंबे टाइम से फॉरेनर्स आते रहते थे। मोस्टली जो थे वो ग्रीक थे, रोमन्स थे, चाइनीज थे। कुछ जो यहाँ पे आते थे वो एज अ विजिटर के तौर पे आते थे, एज अ पिलग्रिमेज के तौर पे आते थे, ठीक है। फिर कुछ लोग जो आते थे वो यहाँ पे एज अ एम्बेसडर के तौर पे आते थे। तो हर एक का रीजन कुछ अलग अलग होता था, बट जितना भी टाइम पीरियड वो यहाँ पे रुकते थे उतना टाइम पीरियड में फिर वो उनका वहाँ अपने कंट्री में जाके उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लिटरेचर्स के बारे में हमें देखना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है एक जो सबसे फेमस है उसका नाम है ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थेनस, ठीक है। अभी ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थेनस चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में था जिसने एक बुक लिखी है इंडिका, ओके। तो ये एक बेस्ट रेफरेंस है हमारे लिए इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसका नाम था मेगास्थेनस और मेगास्थेनस ने ये बुक लिखी थी इंडिका। बट इट्स ओरिजिनल टेक्स्ट इज लॉस्ट बट पार्ट्स ऑफ इट्स हैव बीन प्रिजर्व्ड इन फ्रैगमेंट्स quoted by subsequent Greek writers। तो बहुत सारे फिर ऐसे ग्रीक राइटर्स थे जिन्होंने इंडिका में जो भी कुछ लिखा था उन्होंने अपनी बुक्स में उनको लिखा है, इसलिए हमें जानने को मिलता है कि इंडिका इज ऑल्सो बेस्ट सोर्स फॉर अवर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम देखें कुछ और इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स तो उसमें आपको 3 चाइनीज पिलग्रिम्स के बारे में याद रखना है। एक है आपको याद रखना है फाहियान, दूसरा नाम याद रखना है आपको युआन सांग और तीसरे का नाम आपको याद रखना है इत्सिंग। ये 3 चाइनीज ट्रैवलर्स थे, ठीक है। कब आए थे, क्यों आए थे, वो सब हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, ठीक है। बट इतने अभी तक आपको ये नाम याद रखना है, राइट। तो ये हो गया हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स के कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स, ओके। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर जहां पे हमने हिस्ट्री क्या है, जो आपका स्टैटिस्टिकल डेटा हमने पढ़ा वो आपको याद रखना है। फिर हमने सोर्सेज के बारे में पढ़े, इसमें लिटरेरी सोर्सेज और नॉन लिटरेरी सोर्सेज को हमने डिटेल से देखा, ठीक है। हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे
तब हमें देखना है कि हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री से पहले की जो टाइम पीरियड आता है जिसको हम प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। फिर हमें बात करनी है पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री को डिटेल से जानने के लिए आपके पास सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए कि कौन से किंग के बाद कौन सी किंग आया, कौन सी डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आती है, ठीक है। जब तक अगर वो क्लियर नहीं होगा ना तब तक हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम वो काम करेंगे और उसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक है स्टोन एज, उसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।